हाँ, मेरा सवाल मानव सर, जादव सर, आप तीनों से है। ये ऐसा कहा जाता है कि ये कानून अदानी या अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हित में लाया गया है। ये किस आधार पर आप कह सकते हैं? इसका कोई आधार है? क्योंकि जो पहले कानून का जो पहला कानून है, उसमें कहा जाए कि सब प्लेयर आ सकते हैं। तो पर्टिकुलर दो नामों पर टारगेट किया जा रहा है कि ये अंबानी और अंबानी के हित में लाया जा रहा है। आप क्या सोचती हैं तीनों इस बारे में? तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो किसान आरोप कर रहे हैं कि अडानी और अंबानी के लिए कानून लाए गए हैं, ये प्रतीकात्मक है। इसमें केवल अडानी अंबानी ऐसी दो चीजें नहीं है या फिर दो व्यक्ति नहीं है। ये कॉरपोरेट्स जो होते हैं, वो कॉरपोरेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअल बड़े पैमाने पर अडानी के गोदाम पूरे भारत में तैयार हो रहे हैं। उस दिशा में उनका प्रवास शुरू है। उन्होंने कई जगह पर जमीनें खरीदी है, गोदाम बनने शुरू है, और उसके साथ में ये कानून आया। तो नेचुरली वो अडानी के साथ में जोड़ा जाता है। अंबानी और अडानी ने हमेशा मोदी सरकार को मदद की है, मोदी जी को मदद की है, मोदी जी को चुन के लाने में लिए मदद की है, इसलिए वो जोड़ा जाता है। लेकिन फैक्ट ऐसी है कि ये सभी के सभी चीजें जो आज फार्मिंग है, क्योंकि आज केवल फार्मिंग, आज कोविड के जमाने में फार्मिंग ने ही केवल हमारे भारत सरकार की जीडीपी 4% बढ़ाई है, जबकि जीडीपी -23 में जाकर पहुंची है उस स्थिति में। तो आज कम से कम कुछ सालों तक, 2 सालों तक, 3 सालों तक तो भी औद्योगिक उत्पाद से कोई फायदा मिलने वाला नहीं। जो भी अभी फायदा मिलने वाला है वो कृषि उत्पाद से मिलने वाला है। ये भी उसके पीछे का कारण है, लेकिन ये तात्कालिक कारण है। लेकिन इसके पीछे केवल तात्कालिक कारण नहीं, जैसा शरद पाटिल जी ने कहा, तो उसके बारे में एक चीज ऐड करते मैं आगे चलूंगा। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे उन दिनों की बात है, पहले ही शांता कुमार कमेटी के कारण ये तय हो चुका था कि अभी ये एमएसपी पर जो खरीद होती है वो पैसा सरकार ने बचाना चाहिए। उसमें रिकमेंडेशन आई, 10,000 करोड़ रुपए तब खर्चा आता था। वो पंजाब के किसानों के साथ कह रहे थे, पंजाब के ही एक किसान आंदोलन के नेता ने ये बात कही है कि शरद पवार जी ने कहा कि ये आखिरी का साल है, मैं केवल इस साल आपको एमएसपी के लिए खरीद के लिए पैसे दे सकता हूं, यानी खरीद होगी पंजाब और हरियाणा में और पूरे भारत में। ये 10,000 करोड़ रुपए सरकार बचाना चाहती है, और आगे से आज नहीं कल ये एमएसपी बंद होने वाली है। 2017 में जो नीति आयोग बना प्लानिंग कमीशन के एवज में, वो नीति आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एमएसपी पर खर्चा बंद करना है, पूरी तरह से हमें एमएसपी बंद करनी है। ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर किया है, उनके वेबसाइट पर वो चीज उपलब्ध है। ये एमएसपी क्यों बंद करना चाहते हैं? इसलिए कि वो डब्ल्यूटीओ के साथ में उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जब से हमने खुली अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया, ग्लोबलाइजेशन का स्वीकार किया, तब से कोई भी चीज को सपोर्ट करना या फिर उसको हम कहते हैं अनुदान देना, इसके ऊपर पाबंदी होती है। हर चीज का व्यापार खुला होना चाहिए। भारत में जो बड़े पैमाने पर सब्सिडीज दी जाती है फार्मर्स को, वो सब्सिडीज भी बंद करनी चाहिए। एमएसपी ये सब्सिडी का एक हिस्सा है। एमएसपी ये कृत्रिम आप कीमत तय करते हो, सरकार उसको देते हो, ऊंची कीमत पर कायम रखने का प्रयास करते हो। ये कृत्रिम तरीका है। जो अर्थव्यवस्था का नियम है डिमांड एंड सप्लाई, वो यहाँ काम नहीं कर पाता है, इसलिए इंटरनेशनल व्यवहार नहीं हो पाते हैं, यानी जिसको हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं वो नहीं हो पाते हैं। भारत का अनाज उस कारण महंगा रहता है, इसके बावजूद वो भारत में बेचा जाता है, भारत में खपत होती है, और आप इंपोर्ट के लिए बंद यानी परवानगी नहीं देते हो, परमिशन नहीं देते हो। इसलिए पूरी तरह से ये खुला होना चाहिए, उनका आग्रह होता है, और उस पर हमने ऑलरेडी हस्ताक्षर किए हैं। तो डब्ल्यूटीओ का यह आग्रह है कि भारत के किसानों को आपने किसी भी तरह से सब्सिडीज नहीं देनी है और एमएसपी खत्म करनी है। उस दिशा में हम ऑलरेडी जा रहे थे। ये तीनों कानूनों का उद्देश्य वही है। यहां पर अंबानी और अडानी की मदद यानी कॉरपोरेट्स की मदद डब्ल्यूटीओ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा पूरे दुनिया में कॉरपोरेट का एक एकाधिकार पैदा हो, उस दिशा में पूरे दुनिया को ले जाने की प्रक्रिया कई सालों से शुरू है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब वही है। अभी एक बात इसमें ऐड करते करते मैं दूसरी बात आपसे कहूंगा कि हमने तीनों कारण तो बताए भी,
जैसे कि ये 3 कारण है: कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। मंडी के बाहर आप बिक्री कर सकते हो, कोई भी सेस उस पर नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा। पाटिल सर ने बहुत विस्तार से यह बात कही, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। उसमें मंडियां 100% 2-3 सालों बाद खत्म हो जाएगी, और ये डर 100% सच है। एक बार मंडियां खत्म हो जाएगी तो सरकार कहां से खरीद करेगी? आज सरकार मंडियों में जाकर खरीद करती है। सरकार कोई किसानों के खेत पर जाकर खड़ी होकर तो खरीद नहीं करने वाली एमएसपी के बल पर। तो वो एमएसपी रखेगी भी तो भी वो कागज पे रहेगी। जैसा आज कागज पर ही एमएसपी है, लेकिन कम से कम 6% किसानों को उसका फायदा मिलता है। और कम से कम एक ये होता है कि यहां तक कीमत है, तो इसलिए किसान तुलना कर सकता है कि भाई एमएसपी की कीमत गेहूं की 1925 है, 1925 है, लेकिन मेरे गेहूं को दाम 1100 रुपए मिला है, 1200 रुपए मिला है। कम से कम वो तुलना कर सकता है कि कहाँ वो यानी लूटा जा रहा है। तो ये भी तुलना नहीं बचेगी एमएसपी खत्म होने के बाद में। दूसरा जो है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, ये है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। उसमें कई दिक्कतें हैं, उसके बारे में हम स्वतंत्र विस्तार से चर्चा कर सकेंगे। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी, सबसे ज्यादा महत्व का। लोग क्यों अंबानी अडानी चिल्ला रहे हैं? ये एसेंशियल कमोडिटीज का बिल आया अभी 2020 में। ये 1955 के पहले यानी नेहरू जी के जमाने में बहुत कालाबाजारी होती थी, पहले से होती थी, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था। उस पर पाबंदी लाने के लिए जो भी आवश्यक चीजें होती है हमारे जीवन के लिए, उन चीजों के लिए हमने एक ऐसा विधेयक लाया था, ऐसा बिल तैयार किया था कि जो भी आवश्यक चीजें हमारी जिंदगी में है, वो युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा या किसी भी अवस्था में वो एक हद से, जो सरकार परमिशन देती है, उस हद से ज्यादा आप उसका स्टोर नहीं कर सकते, भंडारण नहीं कर सकते। इसलिए उसका काला बाजार संभव नहीं था। इसलिए इजीली अनाज सब लोगों के लिए जो भी आवश्यक चीजें वो उपलब्ध होती थी। अभी अंबानी और अडानी ने, खास कर अडानी के गोदाम जगह जगह लोगों को दिख रहे हैं। अडानी ने इतने बड़े पैमाने पर गोदाम खड़े करने शुरू किए, उसके लिए जमीन खरीदी है, उसके लिए उसकी प्रक्रिया शुरू है, वहां वो काम शुरू है। एक बार उसमें भंडारण होना शुरू हो गया, चाहे वो जो कीमत देंगे, ये आवश्यक चीज है। अनाज के बिन कोई जी नहीं सकता है। यानी जैसा पाटिल सर ने कहा कि कपड़े हम 4 के बजाय 2 पहनेंगे, लेकिन अनाज के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि हम 2 दिन का खाना छोड़ देंगे, 7 दिन में 5 ही दिन खाना खाएंगे। इस ढंग से तो हो नहीं सकता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है ऐसा। तो नेचुरली अनाज बहुत आवश्यक होने के कारण चाहे उस दाम पर लोग खरीदेंगे, और सबका सब फायदा ये बड़े लोग, कॉर्पोरेट्स लोग उठाएंगे। ये जो डर है वो 100% सच डर है। अभी एक ही बात जो सुधाकर के बात में आए थे कि एमएसपी कब दिया जाता है, जब ज्यादा उत्पाद होता है तब। ये बात सही नहीं है। एमएसपी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भारत में कृषि उत्पाद को डेलिबरेटली कम कीमत देने का सरकार ने तय किया। केवल तय नहीं किया, उस ढंग से उसने उसका नियोजन किया। प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष गाडगीळ, गंगाधर जी गाडगीळ, इन्होंने क्या कहा था कि जब भी किसान मार्केट में जाता है, पहले तो भारत में मार्केट नाम की कोई चीज किसानों के लिए थी नहीं। ग्राम स्वराज्य में गांधी जी ने बहुत विस्तार से यह बात कही है। अब उसमें हिंद स्वराज्य उस किताब का नाम है। उस जमाने में केवल किसान को नमक लेने के लिए मार्केट में जाना पड़ता था, क्योंकि वो समुद्र से दूर रहता है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ के सारे जो प्राथमिक व्यवसाय थे वो सब खत्म कर दिए, और आज किसान को कंपलसरी मार्केट में जाना पड़ता है। तो हमारे गाडगिल जी कहते हैं कि जब किसान मार्केट में जाता है, 63-64 की बात है, 1963-64 की, तो मार्केट में 3 पायली अनाज लेकर जाता है और वापिस आते वक्त 2 पायली अनाज लेकर वापिस आता है। यानी वहां पर केवल मार्केट के साथ में उसको व्यवहार करना पड़ता है, उसमें वो 33% उसको नंगा किया जाता है। ये प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष बाद में बने, वो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, उनका ये कहना है। ये बात 63-64 में थी, क्योंकि हमें जो अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट चाहिए था
बड़े पैमाने पर हमको औद्योगिक उत्पाद भारत में खड़ा करना था, कारखाने खड़े करने थे, उसके लिए नेहरू जी ने भी जो पूरे दुनिया में चल रहा था वो बात भारत में अमल में लाई। किसानों के यानी उपज को दाम कम दो, उसमें से अतिरिक्त मूल्य निर्माण करो। ये अतिरिक्त मूल्य जो निर्माण होगा वो अपने इसको दो, यानी किसको, जिसको हम कहते हैं औद्योगिक उत्पाद, उसको दो, ताकि औद्योगिक उत्पाद स्पीडीली बढ़ पाएगा और देश का विकास हो पाएगा। इसलिए किसानों को डेलिबरेटली कम दाम दिए गए हैं। जब किसानों का उत्पाद कम था, मेरे यानी सुधाकर के, मेरे और शरद पाटिल के कॉलेज के दिनों में हमें गेहूं खाना पड़ता था अमेरिका का, उन दिनों में भी अनाज को कम दाम दिए जाते थे, डेलिबरेटली दिए जाते थे। यानी इसका सप्लाई और डिमांड से कोई संबंध नहीं। इतनी बात मुझे आपके सामने रखनी थी।